स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा स्टार्ट हुआ है अभी ज्योग्राफी का सीरीज। और ज्योग्राफी के सीरीज में कल भी मैंने बात किया था जलवायु, और उस जलवायु में हमने कारकों को देखा था जो कि उस पर प्रभाव डालता है, जिसमें कि हमने स्थल की बात किए थे, हमने भारत से संबंधित उसकी जो अक्षांशीय स्थिति उसका प्रभाव हमने देखा था, जल जो से तीनों ओर से घेर रखा है हमने उसका प्रभाव देखा था। और आज जो हम बात करेंगे वो विशेष तौर पर वायुदाब एवं पवनों से जुड़े हुए कारकों की हम बात करेंगे। और इस वायुदाब और पवनों से जुड़े हुए कारकों को समझने के लिए सबसे जो पहला पॉइंट जो हम ले रहे हैं, ऋतुओं को लेकर के चलेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब ऋतु में सबसे पहले जो मैं ऋतु की बात करूं, अभी वर्तमान में कौन सा ऋतु चल रहा है, अभी आप जानते हो अब आपका शीत ऋतु आ गया है। तो क्यों ना अब हम सबसे पहले ना शीत ऋतु को लेते हैं, क्योंकि जो चीज दिखाई देता है ना ज्योग्राफी में वो आपको बहुत आसानी से समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए शीत ऋतु की अब हम बात करते हैं। देखिए, जब हम शीत ऋतु की बात करते हैं तो वहां पर वायुदाब और पवनों का कैसा प्रभाव पड़ता है भारत की जलवायु पर, इसको समझते हैं डायग्राम से। चलिए यहां देखिए, अब आप अगर हम शीत ऋतु की अगर बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, जब शीत ऋतु की चल रही है बात, तो अगर मान लीजिए मैं इस प्रकार से ये बना देता हूं, ये आपका ग्लोब, अब बात शीत ऋतु की चल रही है, मतलब ये रहा आपके पास 0 डिग्री, जिसको आप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इंग्लिश में आप उसको इक्वेटर बोल देते हो। इसके ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया आपके पास क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मैं कर्क को सिर्फ क लिख देता हूं फिलहाल। अब उसके नीचे अगर मैं बात करूं तो आपके पास मकर रेखा आता है, ये लीजिए मकर रेखा, ये भी कितना रहता है 23.5 डिग्री दक्षिण, तो ये भी मैं म लिख देता हूं फिलहाल समझने के लिए। इंडिया की अगर हम स्थिति की बात करें तो आप ही मुझे बताओ इंडिया की स्थिति कहाँ है। कर्क रेखा तो आपके पास इंडिया से अगर हम बनाते हैं तो इस तरीके से गुजरता है, लगभग इसको 2 भाग में विभाजित करता है। मतलब कि इंडिया आपके पास अगर मैं दर्शाऊं तो ऐसा दर्शा सकता हूं कि आपके पास लगभग जो है इंडिया वो आप ऐसा ले लीजिए, ये इंडिया लगभग मान के चलिए। तो अब आप देखोगे कि जो इंडिया है आपके पास वो कर्क रेखा से मध्य रेखा, मतलब भूमध्य रेखा के बीच में आ रहा है आपके पास, मतलब उसका दक्षिणी भाग। और अगर हम शीत ऋतु की बात करते हैं तो याद रखेंगे शीत ऋतु में जो आपके पास सूर्य की जो स्थिति, देखिए सूर्य की स्थिति के आधार पर ही वायु दाब यहां पर निर्भर करता है, ये बात आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब सूर्य की स्थिति शीत ऋतु में कहा जाए कि भाई आपको लग रहा है ठंड, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सूर्य अभी कर्क रेखा तरफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्क रेखा तरफ होता तो आपको ठंड क्यों लगता, क्योंकि हम खुद कर्क रेखा में, तो कर्क रेखा के नीचे गया होगा कहीं, तो अभी कहीं ना कहीं आपके पास सूर्य इधर दक्षिणायन में मिलेगा, नीचे की ओर दक्षिणायन। क्यों? क्योंकि जब आप जनवरी फरवरी में जाते हो तब आप बताते हो कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, तभी तो भाई आप 14 जनवरी में मकर संक्रांति मनाते हो, तिल के लड्डू खाते हो कि नहीं, उत्तरायण हो रहा है करके। तो अभी तो जनवरी आया नहीं, तो अभी सूर्य कहाँ है, नीचे दक्षिणायन में। और जब सूर्य नीचे है, यहाँ देखिए जब सूर्य नीचे है तो उसके प्रकाश ऊपर उतनी पहुंचेगी नहीं, तो आपको लगेगा ठंड। अब आप देखिए जब आपको ठंड लग रहा है तो शीत ऋतु है। अब आप मुझे बताओ जब आपको ठंड लग रहा है शीत ऋतु में, मतलब हवाएं ठंडी है। अब भाई अगर हवाएं ठंडी है तो आप ही मुझे बताइए, ठंडी हवाएं भारी होती है, और भारी होती तो नीचे दबी रहेगी यार, इसलिए तो आप एसी को ऊपर दीवार में लगाते हो, क्योंकि उससे गिरने वाली ठंडी हवाएं नीचे की ओर आती है और आपको कूल फील होता है। बस वही स्थिति है यहाँ पर, देखिए अब बस आप समझ जाओगे कैसे। अब यहाँ देखिए मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, अब शीत ऋतु की डायरेक्ट बात करता हूं तो सूर्य नीचे जा चुका है, इसका मतलब कि यहां पर विशेष तौर पे आप याद रखिएगा जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, ये वाला, यहां पर अब आपके पास आ चुका है शीत ऋतु का समय। तो अगर शीत ऋतु का समय, तो यहां समझिए जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहां पर अत्यधिक आपके पास उच्च दाब रहेगा, जिसे आप हाई प्रेशर कहोगे, ये रहा हाई प्रेशर। और इस हाई प्रेशर की वजह से, उच्च वायु दाब की वजह से यहाँ पर जितने भी हवाएं हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ फैलेगी। वैसे तो चारों तरफ जाएगी, परंतु हमको तो भारत को कवर करना है ना, तो हम भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत की ओर इस तरीके से आपके पास ये उच्च वायु दाब से हवाएं आ रही है। वैसे तो हवाएं आपकी इधर भी जाएगी, ये लीजिए ऐसा आ रही हाई प्रेशर से। तो ये हाई प्रेशर कहाँ पर है भाई, स्थल वाले क्षेत्र में। इसलिए भारत का जो उत्तरी भाग है, या तो तिब्बत वाले ले लीजिए, या फिर आप ये पूरा का पूरा ये वाला भाग ले सकते हो। ठीक, उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अब आपके पास क्या हो गया, हाई प्रेशर वाला है। तो इसके तुलनात्मक सूर्य अगर नीचे है और नीचे ही हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर वाला क्षेत्र लगभग कुछ तो गर्म होगा, क्योंकि दक्षिणायन सूर्य है। और अगर वहां पर गर्माहट आएगी तो आपके पास
सूर्य अगर नीचे की ओर है तो उसका असर हिंद महासागर तरफ पड़ेगा, और ये रहा आपके पास हिंद महासागर वाला अगर मैं क्षेत्र बताऊं तो इस स्थल की तुलना में यहाँ पे प्रेशर कैसा रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, क्योंकि सूर्य तो आप नीचे बैठा दियो, सूर्य नीचे है, कर्क रेखा के नीचे जा चुका है, भूमध्य रेखा से नीचे जा रहा है, तो सूर्य की किरणें हिंद महासागर में लगभग पड़ेगी ही, किसके तुलनात्मक, तिब्बत वाले पठार के। तो यहाँ पर आपके पास लो प्रेशर मिलेगा या कम वायु दाब मिलेगा, क्योंकि इस स्थल की अपेक्षा ये धीरे से गर्म और धीरे से ठंडा होता है, ये प्रक्रिया आप जानते हो। इसलिए आप यहाँ पर बनाओगे कि भाई यहाँ पे जो स्थिति है वो कैसी है, लो प्रेशर या निम्न वायु दाब, लो प्रेशर या निम्न वायु दाब। अब आप देखो, अब आप साइंस आपने सबने पढ़ रखा है, कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ रखा था कि जो वायु होती है वो उच्च वायु दाब से कहाँ जाती है, निम्न वायु दाब की ओर, या फिर आप उसे कह सकते हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसका मतलब अब जो यहाँ पर हवाएं हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आएगी, मतलब लगभग वो इस तरीके से आपके पास बह रही है। ये देखिए भाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ेगा। अब आप मुझे दूसरा प्रश्न खुद से ही उठाइए, खुद ही बात करिए भाई, अगर ये हवाएं धरातल से आ रही है, स्थल वाले क्षेत्र से आ रही है, तो हम इसे धरातलीय पवनें बोलेंगे। और ये क्योंकि धरातल से आ रही है, वहां पर काफी शीत है, ठंडा है, वहां किसी प्रकार का भाई उनको आप लेक, पॉन्ड या तालाब जैसी स्थिति, पानी का स्रोत नहीं मिल रहा, तो ये कैसे रहेगी, शुष्क रहेगी ना। इसलिए कहा जाएगा कि तिब्बत की ओर से शीत ऋतु में आने वाली हवाएं कैसी है, शुष्क है। दूसरा, धरातलीय पवनें हैं, क्योंकि धरातल के लगभग 2 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के आसपास आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब होता क्या है, यहाँ देखो भाई, अगर ये शुष्क है, ये खुद में कोल्ड है, तो यहाँ कोल्ड वेव्स आएंगी, ठंडा जलवायु रहेगा, ठंडा वातावरण रहेगा, तो देखिए कैसे प्रभावित कर रहा है। अब इसके इस प्रभाव में इसको एड ऑन करने के लिए, प्लस करने के लिए अब एक पवन आएगी जो पश्चिम तरफ से आएगी, उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो पश्चिम तरफ से जो वायु आएगी उसे देखिए वो कौन सी वायु है भाई, पहली बात तो यहाँ पे आ गई। अब आपके पास इसी पश्चिम तरफ से आएगी कुछ व्यापारी पवनें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत में व्यापारी पवनें आ रही पश्चिम तरफ से, ये ट्रेड विंड्स, ये देखिए। अब इस पश्चिमी भाग से जो व्यापारी पवनें आ रही वो भी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगी ना। इसी समय शीत ऋतु की बात करिए तो ये क्या करेगी, इस व्यापारी पवने से जब ये शीत ऋतु में स्थल से आने वाली जो शुष्क हवाएं हैं या फिर शुष्क उच्च वायु दाब वाला जो आपके पास हवा आ रहा है, वो जब इस व्यापारी पवनों से मिलता है तो भारत का लगभग ये वाला भाग, यहाँ देखिए किस भाग की बात चल रही है, ये वाले भाग की बात चल रही है, ये लगभग आपके पास किस तरीके से आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ठंडा महसूस करेगा। तो देखिए जलवायु में प्रभाव डाल दिया किसने, एक तो हाई प्रेशर उच्च वायु दाब से आने वाली शुष्क हवाएं जो खुद में ठंडी है, वो प्रभाव में है व्यापारी पवने से जो कि पश्चिम तरफ से आ रही है, और ये इसके परिणाम स्वरूप जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है वो कैसा हो गया, ठंडा और महसूस करने लगा। ये है इसका प्रभाव, समझिए इस बात को, ठीक है। ऐसा ही अब ये रुकेगा नहीं भाई, ये जो प्रक्रिया है ये चलते रहेगा। अब इसी प्रक्रिया में अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर आपके पास इसी वायुदाब से संबंधित एक और हवाओं का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट रहेगा जेट प्रवाह का। अब जेट प्रवाह क्या है, तो जेट प्रवाह मतलब कि ऐसी वायु जो कि लगभग कम से कम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली आ रही है, स्पीड से, तो उसका भी यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। और वो कैसे आएगी, चलो इसे समझते हैं। देखिए अभी उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र बना हुआ है ना, कहाँ पे उच्च वायु दाब वाला बना है, यहाँ पर। कहाँ पे हमने देखा था, हमने देख रखा था यहाँ पे उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र। इसके तुलनात्मक हमने यहाँ क्या देखा, लो प्रेशर या फिर निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र। अब मैं किन की बात कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं जेट प्रवाह की। तो जेट प्रवाह जो आ रहा है यहाँ पे देखिएगा, वो है आपके पास पछुआ पवने। अब पछुआ पवने मतलब कि वेस्ट तरफ से आने वाली हवाएं, वेस्ट वेस्ट इधर से आ रही है भाई, पश्चिम तरफ से जो आ रही है हमने उसको क्या बोले, पछुआ पवने। स्पीड काफी है, आप उसको जेट प्रवाह कह रहे हो। यहाँ देखो, तो पछुआ पवने जब यहाँ आ रही है तो यहाँ जब वो तिब्बत के पठार के इस पास, यहाँ समझिएगा ये पछुआ पवने आ रही है, यहाँ देखें ये रहा पछुआ पवने। और जब ये पछुआ पवने इस तरीके से आ रही है तो ये पछुआ पवने अब दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक उत्तर, हिमालय के उत्तर तरफ, मतलब अगर मैं यहाँ पे हिमालय पर्वत बना दूं इस तरीके से, यहाँ देखिएगा ये रहा हिमालय आपका, ये रहा हिमालय, तो एक भाग
हिमालय के उस ओर, क्योंकि ये जो तिब्बत का पठार वाला क्षेत्र है और हिमालय का वाला, ये यहाँ पर एक विभाजक की तरह कार्य करेगा। और ये जो पछुआ पौने आ रही थी ना, जो 9 से 13 किलोमीटर ऊपर है धरातल से, 9 से 13 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे 2 भागों में बट गई। एक भाग तो ये हुआ जो ऊपर की ओर जा रहा है, दिखाई दे रहा है, और दूसरा भाग जो होगा हिमालय के गिरिपद की तरफ आपके पास दिखाई देगा, मतलब हिमालय के इस तरफ नीचे की ओर, ये लीजिए, ये नीचे की ओर आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 2 भागों में विभाजित हो गया। तो इस पछुआ पवनों का किस प्रकार से प्रभाव से, किस प्रकार से हमारे भारत की जलवायु पर ये प्रभाव डालता है, उसको देखते हैं। भाई ये तो आपने पछुआ पौने ला दिया, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, पछुआ पौने 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हिमालय के उत्तर की ओर चल दिया, मतलब तिब्बत पठार के उत्तरी क्षेत्र में, और एक हिमालय के दक्षिण में। हिमालय के दक्षिण में कितना, तो लगभग 25 से 30 डिग्री अक्षांशीय स्थिति में अब ये फैल रहा है। अब यहाँ पे अक्षांशीय स्थिति में ये जो आ रहे हैं, ये काफी स्पीड से आ रहे हैं, जिसको हम जेट प्रवाह बोल रहे हैं। इस जेट प्रवाह की वजह से अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हाई प्रेशर था, तो ये इस हाई प्रेशर में ये अपना इन हवाओं में कुछ प्रभाव डालेगा। कैसे प्रभाव डालेगा, यहाँ देखिए आपके पास ऑलरेडी कुछ हवाएं तिब्बत से इस तरफ आ रही थी, क्योंकि शीत ऋतु की बात चल रही है। अब यहाँ पे ये हवाएं आ रही है, तो पहली बात तो आप ये याद रखोगे, इससे पहले जो मैंने व्यापारी पवने बोला था, वो केवल धरातल से 2 से 3 किलोमीटर के आसपास आपको उसका प्रभाव दिख रहा था, मगर अब जो मैं बोल रहा हूँ वो 9 से 13 किलोमीटर ऊपर वाली की बात चल रही है, तो उस पर अभी ये धरातली पवनों का ऐसा प्रभाव नहीं दिख रहा, मगर अब जो जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा 9 से 13 किलोमीटर तक, वो प्रभाव पड़ रहा है किसकी वजह से, पछुआ पवने, मतलब जेट प्रवाह जो आ रही है उसका प्रभाव पड़ेगा। तो उसके प्रभाव की वजह से अब क्या होगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए उसके प्रभाव से आपके पास क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसके कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके पास। तो उसे समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा, जब आपके पास यहां पर पौने आ चुकी है, मतलब लगभग ये कौन सा अक्षांशीय स्थिति, 25 से 30 डिग्री अक्षांशीय स्थिति, तो यहां पर क्या होगा, ठंड के समय जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है, वहां पर आपको कहीं ना कहीं रात्रिकालीन जो तापमान है उसमें वृद्धि दिखाई देगी। अब ये कैसे हुआ सर, ये चीज समझ में नहीं आया, ठंड के समय तापमान में वृद्धि, ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसको समझाता हूं। यहाँ देखिए कैसे इसे हम समझेंगे, यहाँ समझिए, क्योंकि अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हिमालय के दक्षिण वाले क्षेत्र, गिरिपद वाला, मतलब ये उत्तर भारत वाले क्षेत्र पहुंच चुके हैं। इस पॉइंट को हमने एंट्री करवा दिया, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, आपके पास एक वर्ड आता है, उस वर्ड को आप बोलते हो पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हो, पश्चिमी विक्षोभ, अंग्रेजी में इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, इस बात को आप समझिए। जब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे या पश्चिमी विक्षोभ की बात करेंगे, तो आपके पास एक सागर याद रखना, वो है भूमध्य सागर, जो यूरोप तरफ मिलेगा। लगभग मैं यहां बना दे रहा हूं, चलिए ये है कुछ सागर मान लीजिए जो भूमध्य सागर है, और इस भूमध्य सागर तरफ आपके पास कुछ चक्रवातीय स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है। और चक्रवातीय स्थितियां उत्पन्न हो चुकी मतलब कि वहां पर हाई प्रेशर या लो प्रेशर, इस प्रकार के वायु दाब में आपको अंतर दिखाई देगा, और अंतर दिखाई देने की वजह से जब अनुकूल परिस्थितियां होगी, तो उस तरफ भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, ये जो मैं बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो बात हो रही है इसे याद रखेंगे, भूमध्य सागर की, ये भूमध्य सागर की यहाँ पे बात चल रही है, ये आप याद रखोगे। तो इस भूमध्य सागर तरफ चक्रवातीय वाली स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसकी वजह से इस भूमध्य सागर से कुछ पवने हमारे भारत तरफ, मतलब कि यूरोप, मध्य एशिया, ईरान, इराक, फिर इधर पाकिस्तान को कवर करते हुए इंडिया की तरफ आएगी, उत्तर भारत तरफ। जब ये उत्तर भारत तरफ ये आएगी, प्रवेश करेगी, तो किसके साथ प्रवेश कर रही है, तो ये पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। क्यों, क्योंकि उस तरफ डिस्टर्बेंस आया है, और ये किस तरफ से आ रही है, वेस्टर्न तरफ से, तो आप इसको क्या बोलोगे भाई, पश्चिमी विक्षोभ। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ देखिए इसके साथ यहाँ पे एंट्री कर जा रहा है, और जब ये यहाँ पे एंट्री कर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, आप जानते हो शीतकाल के वक्त अब यहाँ पर जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, रात्रिकालीन बादल छा जा रहे हैं, और बादल छाने से जाड़ों में कहीं ना कहीं आप में थोड़ी सी गिरावट आती है, जिसमें कि हम बोलेंगे रात्रिकालीन तापमान में वृद्धि होना। तो देखो किस तरीके से इसने प्रभाव डाला, इस तरीके से इसने यहाँ पे प्रभाव डाला, मतलब रात्रिकालीन तापमान में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि उत्तर भारत की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और ये जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ रहा है, तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहली बात तो यह अगर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, बादलों का निर्माण हो रहा है, तो ठंड कहीं ना कहीं उसमें कम पड़ रही है। कम पड़ने का कारण यह है क्योंकि
क्लाउड फॉर्मेशन हो या बादलों का निर्माण हुआ तो रात्रिकालीन जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ गया। दूसरा इसका प्रभाव ये पड़ता है जब ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर एंट्री कर रहा है, प्रवेश कर रहा है यहाँ पर भारत की उत्तरी क्षेत्र में, या की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कई बार बारिश भी होती है ठंड में। तो देखो कैसे जलवायु को प्रभावित किया, कौन? पश्चिमी विक्षोभ किया ना। अब इसी के साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात का भी प्रभाव पड़ता है। तो अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पहले हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डाउट रहता है। देखिए ये जो भारत की जलवायु है ना, ये इतनी कॉम्प्लेक्स है ना कि इसको आपको एक से नहीं, एक से दो तीन चार बार, कई ना कई बार आप इसे देखते रहिए, समझिए, तब जाकर के इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे। पश्चिमी विक्षोभ का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब हमको किसकी बात करनी पड़ेगी? हमको बात करनी पड़ेगी वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कैसे प्रभाव पड़ता है। अगर बात उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तो पहले हमको उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र देखना पड़ेगा। चलिए बात जैसे चल रही थी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, इससे पहले तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात को समझने के लिए हमको जानना होगा स्थिति को। स्थिति मतलब उष्णकटिबंध वाला कौन सा वाला क्षेत्र है। मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, देखिए ये आपको बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि चीजों को आप समझिए। जब आप चीजों को समझोगे तो ज्यादा आसानी होती है ज्योग्राफी में मेंस राइटिंग करने के लिए, या फिर एक अच्छे उत्तर लेखन के लिए भी, या फिर प्रीलिमिनरी या प्रारंभिक परीक्षा में आप अच्छा आंसर दे दोगे। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, इसे समझने के लिए मान लीजिए अगर मैं ऐसा कुछ बना देता हूं, ये रहा आपके पास हमारा ग्लोब या पृथ्वी, ये रहा, यहां पर आपके पास कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये मैंने दे दिया 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यहां पर दे दिया मैंने मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपके पास दिखाई दे रहा है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को पहले आप समझिए ना भाई। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो यही कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच का स्थान है ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और क्योंकि सूर्य की जो स्थिति होती है वो हमेशा या तो कर्क रेखा से मकर रेखा से कर्क रेखा, अगर इन्हीं के बीच घूम रही है तो ये स्थान कैसा रहेगा आप खुद बताइए। अगर सूर्य की स्थिति वहीं के वहीं घूम रही है तो ये स्थान ज्यादा गर्म वाला रहेगा, इसलिए आप इसको कई बार इस तरीके से भी दर्शा देते हो, ये रहा। तो ये कहलाता है आपके पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जब मैं इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करूं और अब भारत की पोजीशन को फिर से बता रहा हूं ताकि आपको आसान लगे ज्योग्राफी, यहां समझिए। अगर भारत की पोजीशन क्या बनाऊं तो आप जानते हो कर्क रेखा जो है भारत के लगभग सेंटर से गुजर रहा है, तो मैं ऐसा कुछ बना देता हूं लगभग, ये देखिए, ये आप ऐसा समझ जाइए, ये देखिए, ये है भारत की स्थिति। मतलब कि भारत कहां पे? कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच में। तो हुआ ना भारत का आधा भाग भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इसलिए अब उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात आएगा उसका भी अपना अलग प्रभाव पड़ेगा। कैसे? अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए ये बात चल रहा है अभी फिलहाल आपके पास शीत ऋतुओं की। और शीत ऋतुओं की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सूर्य मैंने अभी आपको कहां रखा था, यहाँ देखिए हमने सूर्य को कहां रखा था, हमने मकर रेखा तरफ रखा था। ये लीजिए मकर रेखा तरफ सूर्य रख दिया। अब मकर रेखा तरफ सूर्य रखा मतलब कि भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग ज्यादा गर्म रहेगा, तो भैया उससे जुड़ा हुआ हिंद महासागर है, और हिंद महासागर अगर उससे जुड़ा हुआ है तो इसका ये वाला भाग में क्या रहेगा, वो भी गर्म होगा ना, होगा। वहां के भी टेम्परेचर में बदलाव होगा, और जो टेम्परेचर में बदलाव होगा तापमान में बदलाव होगा। इसलिए अब यहाँ देखिए बड़े तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ क्या आपके पास अरब सागर, यहाँ चले गए हम हिंद महासागर, यह आ गया आपके पास बंगाल की खाड़ी, इस पर इसका असर पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पर आप याद रखोगे लो प्रेशर जोन बनी रहा है। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है आपके पास कैसा, लो प्रेशर जोन, या फिर आप इसे बोल सकते हो निम्न वायु दाब क्षेत्र। और इसी के तुलनात्मक यहाँ पर शीत ऋतु में आपका तिब्बत वाला क्षेत्र कैसा था, हाई प्रेशर जोन। और आप सभी जानते हैं हाई प्रेशर जोन से मतलब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब हवा चलती है, तो बात आप जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप समझदार हो। तो यहाँ से जो आपके पास हवा है इस तरीके से स्थल की ओर चलिए, तभी तो हम उसको धरातलीय पवनें कहते हैं। अब यहाँ पर लो प्रेशर तो सबके सब हवा यहाँ आएगी, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो स्थिति बन चुकी है ना मेरे दोस्त, वो स्थिति बन चुकी है, उसको आप कहते हो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बना हुआ अवदाब, मतलब कि दाब में अंतर, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो यहाँ पर बन चुका है डिप्रेशन।
ट्रॉपिकल डिप्रेशन यहाँ क्रिएट हो चुका है, उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे अवदाब आ चुका है, मतलब कि वाला क्षेत्र लो प्रेशर वाला अगर आ चुका है तो यहाँ से चारों तरफ से हवाएं इस तरीके से इसे घेरने के लिए आएगी, और जब हवाएं यहाँ पर आ रही है तो ये इस तरीके से गोल घूमने लगता है। अब गोल घूमने का अपना एक कारण है भाई, क्यों ऐसा गोल घूम रहा है, तो आप सभी जानते हैं आपकी पृथ्वी गोल घूमती है, हाँ घूमती है। आपकी पृथ्वी अगर गोल घूम रही है ना तो इसके घूर्णन की वजह से यहाँ पर एक बल लगता है, उस बल का नाम आप याद रखोगे कोरियोलिस फोर्स, और उसी कोरियोलिस बल की वजह से आपके पास ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो अवदाब या डिप्रेशन बना हुआ है उसकी वजह से हवाएं भी ऐसे घूम रही है, और ये जो हवाएं ऐसे घूम रही है उसकी अगर मैं दिशा की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो वो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, और अगर मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूं तो हमेशा याद रखना घड़ी की दिशा के विपरीत चलेगा, जिसे आप क्या बोलोगे, वामावर्त बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे। तो वहां पर बनने वाला ये चक्रवातीय अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे जो चक्रवात आएगा, स्थान आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसलिए आप बोलोगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये याद रखना। और इसका डायरेक्शन कैसा है, वामावर्त। तो यहां पर जो अब आपके पास चक्रवात आ रहा है उसका नाम पड़ा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात अगर आता है, हवाएं बहुत तेज हैं, तो आप जानते हो बारिश तो होगी, पानी के बौछारें छींटे पड़ेगी ही, एक्सट्रीम कंडीशन में थंडरस्टॉर्म भी होगा भैया, भयंकर बारिश होगी। तो विशेष तौर पे कौन सी स्थानों को आप यहाँ पे रेड अलर्ट करोगे, तो आप रेड अलर्ट कर देते हो भैया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये तटीय क्षेत्र, ये देखिए कर दिया आपने। और आपने ये भी सुना होगा कि इस प्रकार के जो तूफान आ रहे होते हैं उनसे बचाने के लिए प्राकृतिक भी एक चीज है जो कि आप पौधे लगाते हो, फिर मैंग्रोव बोलते हो, वो मैंग्रोव वृक्ष आपके पास विशेष तौर पे इस तरफ वाले क्षेत्र में मिलता है, जिसे आप बोलते हो डेल्टा, कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला डेल्टा, ठीक है, वो बात की बात है, उसको बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर देखें तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाले क्षेत्र में भयंकर प्रभाव डालेगा। तो डाला ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उठने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जलवायु का में प्रभाव डालने वाले कारक, तो ये आपको बताना हमें जरूरी था। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अगर हम इससे आगे बढ़े तो अब आते हैं हमारा ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से वायु दाब और पवनों से जुड़े हुए कारकों को हमें समझना होगा, उसे देखते हैं। चलिए यहाँ देखें, अब अगर ग्रीष्म ऋतु की बात चल रही है तो अब आप लोग मुझे स्वयं बताओ, अब सूर्य कहाँ जाएगा भैया, आपको गर्व कब लगेगा? यू विल फील हॉट व्हेन यू हैव अ इनकमिंग सोलर रेडिएशन डायरेक्टली ऑन योर हेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको गर्मी तब ज्यादा लगेगी जब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आप पर पड़ रही है, और सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आपको पड़ने के लिए क्या होना चाहिए? अब सूर्य की स्थिति जो दक्षिणायन था, नीचे जा चुका था, उसको लाना पड़ेगा ऊपर, उत्तरायण, और ये ऊपर आ रहा है, उत्तरायण हो रहा है। इसका मतलब मेरे दोस्त अब जनवरी आप क्रॉस कर रहे हो, तभी तो 14 जनवरी को आप, या 11, 12, 13, 14 जनवरी के आसपास आप क्या मनाते हो? आप मनाते हो मकर संक्रांति, तिल के लड्डू, और खिलाते हो एक दूसरे को, और बोलते हो कि मकर संक्रांति उत्तरायण हुआ है। हाँ, अब गर्मी चालू होगी मेरे दोस्त। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ देखिए, अगर हम इस तरीके से इसे समझें कि ये है भाई आपके पास, ये देखिए, ये आपका मान लीजिए पृथ्वी, यहां पर हम दे देते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और यहाँ पे दे देते हैं हम कर्क रेखा 23.5 डिग्री, क रख देता हूं मैं बस, और ये दक्षिण में हम दे देते हैं मकर रेखा, इसे हम बस मां रख देते हैं। अब जो आपकी सूर्य की स्थिति पहुंच रही, कहां पहुंच रही भाई? सूर्य को कहां पहुंचाओ? कर्क रेखा तरफ। ये लीजिए, सूर्य को कर्क रेखा तरफ मैंने यहाँ पहुंचा दिया। अब सूर्य अगर कर्क रेखा यहाँ पहुंच चुका है तो भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति अभी ही मैंने आपको बताया था भाई, क्या बताया था? लगभग आपके पास भारत की स्थिति आप चाहो तो ये ऐसा बना सकते हो समझने के लिए। ये भारत की स्थिति। तो अब सूर्य डायरेक्ट ऊपर पड़ रहा है, और क्योंकि सूर्य यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर पड़ रहा है, इसलिए अब आपके पास जो तिब्बत वाला क्षेत्र है ना माय डियर, वो जहां पे अभी आपके पास हाई प्रेशर जोन था वो लो प्रेशर जोन पर जाएगा, मतलब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र बनेगा। कैसे? क्योंकि सूर्य की डायरेक्ट रोशनी यहाँ पड़ रही है, और डायरेक्ट रोशनी पड़ने की वजह से ये वाला जो क्षेत्र है वो बहुत गर्म हो गया। कैसा हो गया? बहुत गर्म। और जो चीजें गर्म हो गई तो उससे संबंधित जो वायु है उसमें ऊर्जा का क्या होगा? ट्रांसफर होगा, और जब ऊर्जा उसमें ट्रांसफर होगी तो वायु कैसे हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। वायु गर्म होगी तो ऊपर उठने लगेगा। तो यहाँ पे जो क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा? अब यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा माय डियर, यहाँ पे लो प्रेशर, और इसकी तुलना में कंपैरिजन में नीचे सूर्य की किरणें कम जा रही है, तो यहाँ पे जो महासागर वाला जो क्षेत्र है वहां बन जाएगा हाई प्रेशर। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बन गया वो आप याद रखोगे? हाई प्रेशर। ये लीजिए, हाई प्रेशर मैंने बना दिया। इतना क्लियर हो गया। अब हो क्या रहा है?
हो क्या रहा है इसे समझिए। यहां समझने के लिए अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको आप बोलते हो ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये इंग्लिश में हुआ, हिंदी में आप उसे कहोगे उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, या फिर आप उसे बोलोगे कि निम्न वायुदाब पेटी, या फिर आप इसे बोलोगे भूमध्य रेखीय द्रोणी, आप इसी को बोलते हैं। वहां पर क्या बनेगा, वहां बनेगा मानसून गर्त या फिर मानसून ट्रफ। अरे सर आप इतना बड़ा बड़ा नाम मत लो, हमें समझ में नहीं आता। हाँ, नाम बड़ा बड़ा है मगर चीजें आसानी से समझ में आएगी। मतलब मुझे एक बेल्ट बनाना है, बेल्ट, तो चलो बेल्ट बनाते। वो बेल्ट क्या है, निम्न वायुदाब पेटी। और भाई अगर मैं निम्न वायुदाब पेटी बोल रहा हूं, मतलब एक ऐसा बेल्ट जहां पे वायुदाब बहुत निम्न हो, तो वायुदाब निम्न तब होता है मेरे दोस्त, प्रेशर बहुत कम तब होगा मेरे दोस्त, जब वो जगह अत्यंत गर्म रहेगा। और वो जो गर्म वाली जो बेल्ट है वो सूर्य की पोजीशन के अनुसार बदलती है। पहले सूर्य आपके पास नीचे था, अब सूर्य ऊपर जा रहा है, तो बेल्ट भी नीचे से ऊपर जाएगा। मतलब कि जो पहले कभी बेल्ट आपके पास यहाँ पे था मकर रेखा में, अब वो बेल्ट यहाँ ना हो करके अब चले जाएगा इधर कर्क रेखा से भी ऊपर, इस तरीके का। मतलब ये रेड इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये अत्यंत गर्म वाला क्षेत्र है, और चीजें जो अत्यंत गर्म होती है वहां पे जो वायु होता है वो भी गर्म होकर के ऊपर उठ जाता है, तो वायु होता ही नहीं है। अब वायु होगा नहीं तो कैसा होगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र। और यही निम्न वायुदाब को क्षेत्र को बोला जाता है ITCZ बेल्ट, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या फिर निम्न वायुदाब पेटी। और ये जो निम्न वायुदाब पेटी है, गर्मियों के समय मेरे दोस्त याद रखिएगा, लगभग आपके पास ये 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आपके पास यहाँ पे ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये लीजिए, यह है निम्न वायुदाब पेटी। अब निम्न वायुदाब पेटी है मतलब कि ये इंटेंस लो प्रेशर है। यहाँ समझिए कैसा है, ये बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर वाला एरिया है, क्योंकि सारी हवाएं तो ऊपर उठ चुकी हैं। अब अगर ये लो प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से सभी हवाएं इसकी तरफ जाएंगी, मतलब कि सब की सब हवाएं अब इस तरफ ऐसे खींची चली आएंगी, सारी हवाएं ऐसे खींची चली आएगी सब तरफ से माय डियर, ठीक है। अब हवाएं अगर इधर खींची चली आ रही तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भैया, प्रभाव पड़ेगा मानसून आएगा। यहाँ मानसून कैसे आएगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल बस ये समझ रही है कि स्थिति अगर मकर रेखा से कर्क रेखा में जाती है तो निम्न वायुदाब पेटी बनती है, जिसको ITCZ बोलते हैं। और निम्न वायुदाब पेटी मतलब उसको आप मानसून गर्त बनना बोलते हैं या मानसून ट्रफ बनना बोलते हैं, जिससे आसपास के जो हाई प्रेशर या उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है सारी हवाएं यहाँ मर्ज होने लगेगी, जिसको अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। इतना बस आप समझिए। और अगर ऐसा आएगा तो मानसून का आगमन भी होगा यहाँ पर, ये चीजें आपको समझना है, ठीक। अब यहाँ पर एक और प्रभाव डालेगा, वो भी आप समझिए। अब जो मैं यहाँ पे प्रभाव डालने की बात कर रहा हूं वो है, इससे पूर्व हमने देखा था पश्चिमी जेट का आना, वो हमने देखे थे शीत ऋतु में। और शीत ऋतु में हमने पश्चिमी जेट कहां से लाया था, याद करो। हमने शीत ऋतु में जो पश्चिमी जेट लाए थे वो कहां से आया था आपके पास, वो भी याद रखो। वो भूमध्य सागर से कहीं ऐसे यूरोप से होते हुए हमने लाया था, याद करिए। हमने कहां से लाए थे, हमने यूरोप तरफ से लाए थे, इस तरीके से ये ऐसे एंट्री करवाए थे। अब जब ये निम्न वायुदाब पेटी बन चुका है ना, तो यही पश्चिमी विक्षोभ वाली जो थी आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो लाया था कौन, पश्चिमी जेट, वेस्टर्लीज या वेस्टर्न जेट जो आ रहा था, वही पश्चिमी जेट अब क्या हो जाएगा, वापस जा चुका है। अब ये वापस जा चुका है, अब ये यहाँ पर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये बेल्ट ऊपर आ चुका है। अब तो भैया आप ग्रीष्म ऋतु में पहुंच चुके हैं, तो शीत ऋतु से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। तो पश्चिमी जेट यहाँ पर या फिर वेस्टर्लीज जो है यहाँ पे, वो यहाँ पर अब दिखाई नहीं देगा। नहीं दिखाई देगा तो कौन दिखाई देगा, ये भी बात उठता है, उसे अभी हम समझेंगे इस चीज को। फिलहाल इस बात को आप समझिए। अब सारी हवाएं यहाँ पे क्या जा रही है, मर्ज हो रही है। अब दूसरा जो हमें कंडीशन समझना है, यहाँ देखिए दूसरा कंडीशन, इसी ग्रीष्म ऋतु में यहाँ देखिएगा दूसरे कंडीशंस की हम बात करते हैं। जब हम दूसरे कंडीशंस की बात करते हैं तो आपके पास अब क्या हो रहा है, यहां देखें, ठीक। अब ऐसी स्थिति आने पर आपके पास पश्चिमी तरफ से आने वाले जेट प्रभावित हुए तो वापस चले गई सारी हवाएं। यहां से देखो, चाहे आप अरब सागर ले लीजिए, हिंद महासागर ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए यहाँ बंगाल की खाड़ी, सारी हवाएं ऊपर जा रही है। और ऊपर जा रही है, महासागरों से होकर के जा रही है, तो ये अपने साथ आर्द्रता लेगी। अब आर्द्रता लेगी तो भैया गिराएगी भी, तो गिराएगी मतलब कि यहाँ पे भयंकर बारिश करेगी। अब बारिश करेगी तभी आप बोलते हो कि अब आपके पास बारिश का मौसम आ रहा है। तो बारिश का मौसम आ रहा है मतलब कि मॉनसून आ रहा है, और मॉनसून जो आ रहा है उसकी दिशा के अनुसार उसका नाम रखते हो, वो चीज मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल बस इतना सुने रहो, यहाँ पर अभी मॉनसून आ चुका है। क्यों मॉनसून कैसे आया भाई, आप बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर से हवाएं लिए,
निम्न वायु दाब पेटी तरफ ले गए तो ये अपने साथ आर्द्रता ले गई, आर्द्रता ले गई तो बादल का निर्माण हुआ, बादल का निर्माण हुआ तो पानी गिराया, बस इतना आप याद रखो, मतलब मानसून आ गया ग्रीष्म ऋतु के बाद। अब कौन सा मानसून है, इसका नाम आप देखते हो दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रक्रिया मैं थोड़ा बता रहा हूं, यहां पर ध्यान दो, ये कैसे आया इसे समझिए, इसे आप समझिए। जब हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं एक ग्लोब बना रहा हूं, यहां देखिए, ये रहा भाई, मान लीजिए आपका ये ग्लोब है, ग्लोब हो गया। ये रहा आपके पास 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, या भूमध्य रेखा। ये रहा आपके पास कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये रहा मकर रेखा जिसे आप बोलते हो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब ऊपर की ओर मैं पृथ्वी बना, माफ करिए, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ इंडिया को। यहाँ देखिए, ये रहा इंडिया का आपका यौलक क्षेत्र, ये लीजिए, ये इंडिया लगभग हो गया। अब आपके पास मैं वो स्थिति बता रहा हूं जब सूर्य कहां पे था, ऊपर जा चुका था, ऊपर जा चुका था, मतलब निम्न वायु दाब वाला जो पेटी थी वो आपके पास लगभग यहां पे बन चुकी थी। ये देखिए निम्न वायु दाब वाली पेटी। अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है, यहां से समझिएगा, पहले जो आपके पास इस भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे जो धरातलीय, माफ करिए, जलीय पौने, मतलब जल के ऊपर जो आपके पास साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ईस्टर्लीज, इंग्लिश में आप उसे ईस्टर्लीज भी कहते हैं, तो जो आपके पास ईस्टर्लीज मतलब जो ईस्ट तरफ से आ रही, उसकी मैं कंडीशन आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल बस इतना सुनो कि भूमध्य रेखा के नीचे जो सागर है, यहाँ पर इस तरीके से हवाएं जो चल रही है वो है डायरेक्शन में साउथ ईस्ट। यहाँ देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व। अब ये दक्षिण पूर्व जो आपके पास हवाएं चल रही है, जब वो इस भूमध्य रेखा के करीब आती है तो यहाँ पे इसको एक बल लगेगा, उस बल को हम कहते हैं कोरोलिस फोर्स, जो कि पृथ्वी के आपस में, जो पृथ्वी खुद अपने अक्ष में घूर्णन कर रही है और परिक्रमा भी ले रही है सूर्य के, तो वहां पर लग रहा है इसको कोरोलिस फोर्स। और इस कोरोलिस बल की वजह से अब इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से हो जाता है जिसको आप बोलते हैं साउथ वेस्ट हो जाना, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और ये क्योंकि सागरों से होकर के जा रही है, जिसका डायरेक्शन ऐसे मैं अब बता रहा हूं, यहां देखिए साउथ वेस्ट हो गया। यही साउथ वेस्ट बन जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून, जो अब यहां से देखो इस तरीके से हिंदू महासागर से आया, फिर ये इधर कहां उठा, बंगाल की खाड़ी होते हुए अंदर किया, इधर अरब सागर से होते हुए अंदर की ओर जा रहा है। और जब ये अंदर जा रहा है तो इसको ऐसी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है कि यहाँ पे बादलों का निर्माण होगा और भयंकर बारिश होगी। इसी को कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून। पहले इसका डायरेक्शन क्या था, साउथ ईस्ट था, ये देखिए ऐसा था, कोरोलिस फोर्स की वजह से साउथ वेस्ट हो गया। तो कोरोलिस फोर्स की वजह से जो साउथ वेस्ट हुआ, ये लगभग 40 डिग्री से 60 डिग्री देशांतर के बीच, यहाँ देखिए 40 डिग्री से 60 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर, ठीक है, 40 डिग्री पूर्व देशांतर और 60 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच में ये इस तरीके से मुड़ चुका है। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, दक्षिण पश्चिम दिशा है, और इस तरीके से ये बारिश गिरा रहा है, तो इसको मानसून बोलते हैं। मानसून मतलब कि जो हवाएं हैं उसका बदलाव हो रहा है इस कंडीशंस के अनुरूप। तो आ गया आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। देखो कितना आसान था, बता दिया हमने दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मियों के पश्चात। अब हम देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अब मैंने अभी आपको बताया था जब आपने ग्रीष्म ऋतु में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हमने ग्रीष्म ऋतु लाए तो ग्रीष्म ऋतु में मैंने आपको बताया कि आपके पास यहाँ पर एक बेल्ट बन गया है निम्न वायुदाब। यहाँ देखिए आपने बताया निम्न वायुदाब पेटी ITCZ, इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर क्या बन चुका था आपके पास, ITCZ, ये देखिए निम्न वायुदाब पेटी, जिसकी वजह से जो इधर पश्चिम तरफ से जेट प्रवाह आ रहा था वो वापस जा चुका था। तो कोई दूसरी जेट प्रवाह आएगी, हाँ आएगी। तो वो जेट प्रवाह कौन सी आएगी, अब जो जेट प्रवाह आएगी वो याद रखना, उसको हम बोलेंगे इस तरफ से आ रही है, मतलब ये पूर्व की ओर से आ रही है, क्योंकि पूर्व की तरफ से आ रही है तो आप इसे बोलोगे पूर्वी जेट प्रवाह। तो चलिए पूर्वी जेट प्रवाह ला लेते हैं, ये लीजिए पूर्वी जेट प्रवाह। जो पूर्वी जेट प्रवाह पहले यहाँ दक्षिण की तरफ जा रही थी, अब समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे कि लगभग अगर आपके पास ये अगस्त का माह आता है तो लगभग ये 15 डिग्री के आसपास हो जाता है, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और जैसे अगस्त के बाद हम ऊपर सितंबर माह तक जाते हैं, सितंबर माह में लगभग 22 डिग्री के आसपास से ऊपर जा रहा है। कौन, जेट प्रवाह कहां से आ रहा है, उत्तर की ओर। अब उत्तर की ओर से अगर जेट प्रवाह आ रहा है तो इसका भी अपना प्रभाव पड़ेगा जलवायु में, ये भी आप याद रखना। कैसे प्रभाव डालेगा भाई अब पश्चिम तरफ से आपने पश्चिमी विक्षोभ लाया था, पश्चिम जेट प्रवाह से, तो आपने देखा था यहाँ का जो रात्रिकालीन
तापमान था उसमें वृद्धि हो गई थी, आपने देखा था बारिश हो रही थी, तो भाई ये जेट प्रवाह भी तो कोई ना कोई डालेगा, उत्तर ये पूर्व की तरफ से आने वाला जेट प्रभाव डालेगा ना, तो वो क्या प्रभाव डालेगा इस पर अब हम चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए, अब ये यहाँ से आ रहा है तो ये प्रभाव कैसे डालेगा, जिसकी खुद की स्पीड कितनी, लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है भाई, तो ये प्रभाव कैसे डालता है जलवायु पे, इस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ देखिए, इसको प्रभाव करने के लिए अब हमको उष्णकटिबंधीय चक्रवात को समझना होगा। किसको समझना होगा, तो हमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है इसको समझिए। जब मैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर बात करता हूं तो यहाँ देखेंगे ये इस तरीके से यहाँ पे प्रभाव डालेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस समय आपका जो बंगाल की जो खाड़ी था वहां पे चक्रवात का जो कंडीशंस क्या बन चुका था, साइक्लोन का कंडीशन बन चुका था। अब भाई आपने यहाँ पे साइक्लोन का कंडीशन बना दिया, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन गया है। अब लो प्रेशर यहाँ पे बन गया था, क्यों, जो लो प्रेशर बीच में बनता है ना उसको बोलते हैं चक्रवात की आंख या साइक्लोन का आई। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसा वामावर्त ये घूम रहा है ना, ये घूम रहा है, तो ये जो चक्रवात बना है ना, इसी चक्रवात को ये अपने साथ इधर लाएगा, क्योंकि इसकी भी दिशा किधर है, इधर पूर्व से पश्चिम। जी हाँ, ये चक्रवात जब यहाँ पे आएगा तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, आप जानते हो अगर चक्रवात तूफान आ जाए तो आपको भीषण थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली कड़केगी, बारिश होगा, हवाएं चलेगी, तो कर दिए ना, आखिरकार आपने प्रभाव डाल दिए ना जलवायु में भारत के। बस यही मुझे समझाना था। तो देखिए कितना आसान है, बस चीजों को आपको समझना है, हमारे साथ बस आप जुड़े रहिए, सारी चीज आपको आसान कर दी जाएगी, सारी चीजें एक एक पॉइंट आपको बता दी जाएगी। इसका मतलब कि अब आपके पास सर्वाधिक वर्षा होगा, और अगर आप सर्वाधिक वर्षा करते हो माय डियर, तो लगभग जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे ऐसा बादल का निर्माण कर दिया, बिजली कड़केगी, तूफान आएगा, सर्वाधिक वर्षा हो रही है, तो कौन प्रभाव डाला, देखिए ना, पूर्वी जेट आया था, उसने प्रभाव डाल दिया। तो ये आपको कारक समझना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है मॉनसून में विच्छेद। यहां समझिए, अभी मैंने आपको भारत में मॉनसून भी ला दिया, साउथ वेस्ट मॉनसून, जिसको दक्षिण पश्चिम मॉनसून बोलते हैं। अब मॉनसून कई बार आप देखोगे बारिश हो तो रही है, मगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक बारिश हुई, फिर अचानक बारिश रुक जाती है, कई बार बारिश रुक जाती है। तो ये जो बारिश रुक जाती है ना, इसके कारकों को आपको जानना पड़ेगा, और जो बारिश रुक जाती है उसको क्या टर्म बोलते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसको बोला जाता है मॉनसून विच्छेद। क्या बोला जाता है, मॉनसून विच्छेद, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो मॉनसून ब्रेक, या हिंदी में बोलो मॉनसून विच्छेद। अब मॉनसून ब्रेक कैसे होता है इसे समझते हैं। मॉनसून ब्रेक होना मतलब कि जो बारिश हो रही थी अचानक वो बारिश क्या हो गई, रुक गई। तो रुकी क्यों, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। रुकने के लिए सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे, यहाँ पे देखिए हो क्या है। अगर मैं यहाँ पर उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत में जो बारिश आने का कारण कहीं ना कहीं हमारे पास दिख रहा था, वहां पे निम्न वायुदाब पेटी का बनना। मतलब कि आपने क्या देखा था, इस तरीके से निम्न वायुदाब की पेटी बन गई थी आपके पास, जिसको आपने ITCZ बोला था। क्या बोला था, ITCZ। इसकी स्थिति में बदलाव आता है। इसकी स्थिति में बदलाव आना मतलब जो निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र था उसकी स्थिति में बदलाव आना। अगर निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में स्थिति में बदलाव आएगा तो यहाँ जो हाई प्रेशर जोन से, जो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से जो सारी हवाएं ये सब अभिसरण होने के लिए, कन्वर्ज होने के लिए जा रही थी, उसमें भी बदलाव आएगा। और अगर उसमें बदलाव आएगा तो भैया जो मॉनसून लेकर के आ रहा था इस तरीके से, यहाँ देखिए इस तरीके से जो साउथ वेस्ट मॉनसून लेकर के आ रहा था, फिर अरब सागर से होते हुए आ रहा था, कुछ बंगाल की खाड़ी से होते हुए जा रहे थे, इसके भी तो दिशा में परिवर्तन होगा, इसमें भी तो कुछ रुकावटें आएंगी। और अगर इसमें बदलाव होगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो बारिश लगातार हो रही थी उसमें भी कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी, जिसको आप मॉनसून विच्छेद या फिर मॉनसून ब्रेक कहोगे। इस चीज को याद रखिए, क्या कहोगे, मॉनसून ब्रेक या मॉनसून विच्छेद। देखते हैं किस तरीके से होगा, इसे देखिए अब आप। कैसे हुआ यहाँ देखिए। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये साउथ वेस्ट मॉनसून है, आ गया SW मॉनसून, बारिश हो ही रही थी। अब आपके पास क्या हुआ, जो ITCZ बेल्ट था उसमें थोड़ी स्थिति में बदलाव हुई, तो बदलाव होने की वजह से ये जो हवाएं सब खींची जा रही थी उसकी दिशा में परिवर्तन हुआ, तो बादलें जो थी वो कई बार बारिश नहीं कर रही है। दूसरा कारण क्या होता है, अगर मैं इस अरब सागर की अगर मैं बात करूं, अरब सागर के बेल्ट की अगर मैं बात करूं, तो अरब सागर तरफ अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आप याद रखो यहाँ पे है पश्चिमी घाट। और अगर अरब सागर से उठने वाली, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास अरब सागर से उठने वाली हवाएं इस तरीके से चलने लगी, इस तरीके से कि इस पश्चिमी घाट के समानांतर बह जा रही है,
समानांतर, तो जाहिर सी बात है अगर समानांतर बहेगी, पैरेलल बहेगी तो प्रवेश नहीं कर रही है, और प्रवेश नहीं करी तो कहां से बादल बनेगा, बादल ही नहीं बनेगा तो कहां से बारिश होगा, तो वह ना मानसून विच्छेद। ये दूसरा कारण आप जानोगे। तीसरा अब हम देखते हैं राजस्थान वाले क्षेत्र में। अगर मैं राजस्थान वाले क्षेत्र की अगर बात करूं तो यह है राजस्थान वाले क्षेत्र। राजस्थान वाले क्षेत्र में क्या होगा, आपके पास जो मानसून विच्छेद यहां पर भी मिलेगा। कैसे विच्छेद यहां पे मिलेगा, जो वायुमंडल के जो निम्न स्तर है वहां पर तापमान की विलोमता आएगी, जिसके कारण जो वर्षा करने वाली आर्द्र पवनें थी वो ऊपर उठने से रोक देती है। मतलब कि यहाँ पे जो इस तरीके से बारिश बना सकता था कौन, ये मॉनसून लेकर के जो हवाएं आ रही थी, आर्द्र पवनें आ रही थी, वो ऊपर की ओर नहीं उठ रही है। और आप जानते हो अगर ऊपर की ओर नहीं उठ पा रही है, एक अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन पा रही है, यही राजस्थान तरफ आपको पास ये भी मिलता है ना, ये भी याद रखिएगा। क्या मिलेगा भाई, एक पहाड़ क्षेत्र मिलेगा, क्या नाम है उसका आपको नाम मिलेगा अरावली पर्वत श्रेणियां, ये लीजिए। तो इस प्रकार की ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो पा रही है कि ये ऊपर उठ पा रही है आर्द्र पवनें, और जब ऊपर नहीं उठ पाएगी तो ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब कि बादलों का निर्माण नहीं होगा। बादलों का निर्माण नहीं होगा तो मेरे दोस्त हमें पानी भी नहीं गिरेगा। तो ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो आपके पास मानसून विच्छेद मिलता है वो कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया। अब ऐसे ही एक अंत में हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि हमारे पास आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है। आखिरी कॉन्सेप्ट है मानसून निवर्तन। अब मानसून निवर्तन क्या है, मानसून निवर्तन कुछ और नहीं माय डियर, ये है आपका मानसून का वापस लौटना। मानसून का वापस लौटना मतलब कि अभी आपने देखा था मानसून जो है आपके पास कब आया था, ग्रीष्म ऋतु में मैं लाए थे हमने, ग्रीष्म ऋतु के बाद हम ला लिए, जिसको हमने क्या बोले, ऐसा साउथ वेस्ट मानसून या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून। यही दक्षिण पश्चिम मानसून ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए इस तरीके से एंट्री लिया था, अरब सागर से होते हुए ऐसा एंट्री लिया था, ये हमने देखा था, ये ऐसा लिया था, ठीक है। अब यही अगर इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो उल्टा कब होगा, शीत ऋतु में होगा। शीत ऋतु में क्यों होगा, क्यों, क्योंकि जो ITCZ बेल्ट था, याद करो, जो ITCZ बेल्ट आपका ये यहाँ पे बन रहा था। अब अगर मैं शीत ऋतु की बात करूंगा, ग्रीष्म ऋतु में बन रहा था, तो ITCZ बेल्ट सूर्य के साथ नीचे आ जाएगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति शीत ऋतु में कहाँ बताया था, मकर रेखा की ओर जाती है। अब मकर रेखा की ओर जाएगी तो आपका ये जो बेल्ट है वो भी तो खसक करके नीचे की ओर आएगा, और अगर बेल्ट ही नीचे की ओर आ जाएगा तो अब आपके पास फिर से यहाँ पर लो प्रेशर की जगह लो प्रेशर इधर बन रहा है, और इधर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। और अगर मेरे दोस्त यहाँ पे अगर हाई प्रेशर वाला एरिया बन रहा है, मतलब शीत ऋतु वाला है, और यहाँ पे अगर बन रहा है तो ये भी शीत ऋतु वाली कंडीशन ला रही है। इसलिए अब जो पवनें आपके पास चलेगी वो इस तरीके से चलेगी, और ये जो पवनें क्योंकि अब अपनी दिशा परिवर्तित कर दी है, तो इसी को बोला जाता है मानसून का निवर्तन, मतलब मानसून का वापस लौटना, और इसी को बोलते हैं साउथ ईस्ट मानसून, या फिर अब माफ करिए नॉर्थ ईस्ट मानसून, या फिर आप इसे बोलते हो उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून क्योंकि इसकी दिशा कैसी है, उत्तर पूर्वी, और क्योंकि ये वापस आ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं मानसून का बदलना, जो कि शीत ऋतु की बात है। और अगर हम दिसंबर के आसपास अगर हम जाते हैं, विशेष तौर पे देखिए दिसंबर के अगर आसपास हम जाते हैं तो यही मानसून पवनें जब वापस आ रही होती है तो ये बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से, यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी से ये आर्द्रता लेगी अपने साथ, कुछ पानी लेगी, और विशेष तौर पे अगर हम देखें तो ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बारिश करवाएगी। इसलिए बोला जाता है जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है यहाँ पे जो विशेष तौर पे बारिश हो रही है ये शीत ऋतुओं में हो रही है, इसी को मानसून का वापस लौटना कहा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। तो ये था हमारा आज का आखिरी कॉन्सेप्ट। अब ऐसे ही ज्योग्राफी में और भी कॉन्सेप्ट लेकर के कल मैं आते रहूंगा, तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे।